everyone, I welcome you all in Law आसान with आदित्य। आज का टॉपिक है सबरीमाला रिव्यू पिटीशन। देखिए, सबरीमाला का जो डिसीजन है वो 2018 के अंदर आया था। अब आप बोलेंगे सर 2018 का केस अब क्यों लेकर आ रहे हैं? तो देखिए, बात ऐसी है कि आज यानी कि 7 अप्रैल 2026 को एक रिव्यू पिटीशन लगी हुई है जिसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग है। ठीक है, तो केस तो 2018 का है लेकिन हियरिंग रिव्यू पिटीशन पर आज है। तो अब देखना यह है कि क्या डिसीजन आता है। देखिए, सबरीमाला की अगर मैं बात करूं तो इसकी हिस्ट्री तो 2018 से पहले की है, जो कि 1991 के अंदर स्टार्ट हुई थी। अब जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और आपकी लीगल अवेयरनेस के लिए, सब मैं इस वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबरीमाला रिव्यू पिटीशन फाइल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे कि 9 जजेस बेंच है। कितने जजेस बेंच है? 9 जजेस बेंच। अब 9 जजेस के मैंने नाम यहां पर लिखे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं जस्टिस सूर्यकांत, जो कि सीजेआई हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना, द ओनली वुमेन आई वुड से। जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस एहसानुद्दीन, जस्टिस एजी मसीह, जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस प्रसन्ना, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस जयमाला बागची। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हैं उन जजेस के नाम जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। देखिए, अब मैं बात करूंगा इसके बैकग्राउंड की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये केस 2018 से भी पुराना है। क्यों? क्योंकि ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने 1951 के अंदर जो बैन लगा हुआ था वुमेन की एंट्री पर, उसको अपहेल्ड किया था। यानी कि उन्होंने बैन को कहा था कि हाँ जी, बैन तो लगना चाहिए 10 से 50 साल की जो लेडीज है उनके ऊपर, जो वुमेन है उनके ऊपर। तो एंट्री किसकी होगी? 50 साल से ऊपर की वुमेन की एंट्री अलाउड है, या फिर 10 साल से कम की जो लड़कियां हैं उनकी एंट्री अलाउड है। 10 से 50 साल की जो लेडीज हैं, जो वुमेन हैं, उनकी एंट्री टेंपल के अंदर नहीं है। रीजन क्या था? मेंस्ट्रुएशन। तो ये एक ऐसी एज है जहां पे वुमेन मेंस्ट्रुएशन के थ्रू गुजरती हैं, यानी कि जो पीरियड्स आते हैं लड़कियों के, वुमेन के जो पीरियड्स आते हैं, तो ये 10 से 50 साल तक की एज के अंदर आते हैं। और लॉर्ड अयप्पा, जिनको ये टेंपल डेडिकेटेड है सबरीमाला, वो एक सेलिब्रेट हैं। सेलिब्रेट और ब्रह्मचारी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो केस का नाम क्या था? एस महेंद्रन वर्सेस सेक्रेटरी ट्रावनकोर बोर्ड के अंदर केरला हाई कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था, प्रोहिबिशन को। अब देखिए, 1991 का एक केस है और मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी भी देना चाहूंगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लॉर्ड अयप्पा का टेंपल कहां पर स्थित है, तो ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर स्थित है। ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बन सकता है, और क्योंकि करंट अफेयर्स को ज्योग्राफी या हिस्ट्री से रिलेट करके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस टेंपल को कौन मैनेज करता है? तो देखिए, इस टेंपल को त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड मैनेज करते हैं। ठीक है, देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर इस जजमेंट को लेके क्या ओपिनियन रखे थे। केस का नाम आपके लिए बेहद जरूरी है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 4:1 की मेजोरिटी के साथ डिसाइड हुआ था। देखिए, सारे पॉइंट्स आप एक बार रट लीजिए, क्योंकि ये 2018 का जजमेंट था, लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन हर प्रीलिम्स के अंदर देखने को आपको मिल सकता है, और अब जो एग्जाम आएंगे उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि करंट ये अफेयर चल रहा है आज की डेट में। 4:1 का एक जजमेंट है जिसके अंदर डाइसेंट किया था किसने? जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने। और मेजोरिटी जजमेंट जो थे वो थे जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरिमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एम खानविलकर, और डाइसेंटिंग पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसको भूल मत जाना, ये इंटरव्यू में भी, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर जहां पर लीगल जीके आती है आराम से पूछा जा सकता है, जैसे दिल्ली जुडिशरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मैं बताता हूं कि आपको जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने क्या कहा, उन्होंने क्यों कहा कि ये वो डाइसेंटिंग ओपिनियन उन्होंने क्यों दिया। बीइंग अ वुमेन होते हुए भी उन्होंने एक तरह से मैं कहूं कि वुमेन की फेवर में बात नहीं करी। क्यों? कोर्ट शुड नॉट इंटरफेयर इन एसेंशियल एंड डीप रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी कि जो रिलीजन के अंदर कोर जो चीजें होती हैं, जो डीप और एसेंशियल प्रैक्टिस है, उनके अंदर कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अभी जो एसेंशियल प्रैक्टिस की बात है मैं आपको आगे समझाता हूं। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि इंदु मल्होत्रा जी ने ये कहा था। अब देखिए, इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इस केस से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। कौन सा? सबसे पहला आर्टिकल 14, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं
कि आर्टिकल 15 के अंदर वो कौन सा ऐसा प्रोविजन है जहां पे वुमेन और चिल्ड्रन की बात कही गई है। मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। तो आर्टिकल 14 इक्वालिटी का राइट देता है, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन जहां पे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की बात आती है। तो कहा यह गया कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने क्या कहा कि हमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सबरीमाला का कल्चर है, लॉर्ड अयप्पा का जो कल्चर है, उन्होंने ये कहा कि हमारा कोर इश्यू है रिलीजन का, और इसके अंदर जो वुमेन मेंस्ट्रुएशन एज के थ्रू निकलती हैं उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉर्ड अयप्पा जैसा कि मैंने बताया वो एक सेलिब्रेट थे। अब आज की डेट में इशू क्या चल रहा है, कोर्ट को क्या डिसाइड करना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को क्या डिसाइड करना है, कैन कोर्ट्स इंटरफेयर इन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस इवन इफ इट डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन। तो देखिए, कुछ एसेंशियल प्रैक्टिस वुमेन के अगेंस्ट भी हो सकती हैं, तो क्या उनको अपहेल्ड करना जरूरी है, क्या उनको हम अलाउ करें, क्योंकि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को आप छेड़ नहीं सकते। तो यही कोर्ट को डिसाइड करना है, इसीलिए रिव्यू पिटीशन डली है। सेकंड पॉइंट है डिनोमिनेशंस का। इसका मतलब एज ग्रुप 10 से 50 का जो एज ग्रुप मैंने बताया आपको, क्या वो एंट्री होनी चाहिए वुमेन की या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अदर रिलीजन जो हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी वुमेन की क्या उस टेंपल के अंदर एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये दो कोर इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने रिव्यू पिटीशन के अंदर डिसाइड करने हैं। देखिए, एक पॉइंट है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये ओनली प्रैक्टिसेस डीम्ड एसेंशियल एंड इंटीग्रल टू अ रिलीजन आर प्रोटेक्टेड इन आर्टिकल 25 एंड 26। देखिए, आर्टिकल 25 और 26 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, और अगर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि उस रिलीजन का कोर हैं, तो उनके ऊपर कभी भी छेड़छाड़ नहीं करी जाती। यही कहा था जस्टिस इंदु मल्होत्रा जी ने। इस केस का नाम है शिरूर मठ 1954, जिसके अंदर प्रेसिडेंट सेट किया था डॉक्ट्राइन ऑफ एसेंशियलिटी का। देखिए, हर रिलीजन की अपनी कुछ एसेंशियल प्रैक्टिस होती है। जैसे हिंदुज्म के अंदर मैं बात करूं तो 7 फेरे लेके शादी होती है, उसे कहते हैं सप्तपदी। तो मेरे हिसाब से हाँ, वो एक एसेंशियल रिलीजियस का पार्ट है जिसे छेड़ाछाड़ी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं, इस्लाम के अंदर मेहर, डावर, या फिर 5 वक्त की नमाज, या फिर ज़कत, चैरिटी को जो हम कहते हैं, वो एक एसेंशियल पार्ट है। क्रिश्चियनिटी की अगर मैं बात करूं तो बैप्टिज्म, ये कुछ एसेंशियल प्रैक्टिस है जिनको छेड़ाखानी नहीं करी जा सकती। तो अब ये देखना है कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने रिव्यू पिटीशन के अंदर इस चीज को चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था जो मैंने बताया था कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी 2018 के अंदर इन्वॉल्व थे डिसीजन के अंदर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि डीवाई चंद्रचूड़ कौन से चीफ जस्टिस थे, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस थे। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बात जरूर बताना। तो देखिए, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि सबरीमाला जजमेंट से आज की डेट में बहुत रिलेशन रखते हैं। इन सबको प्लीज याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो रेलेवेंट लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू।